अगर आप सिख हैं और आप गुरुद्वारे को गुरु घर ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ यूज कर रहे हो फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, चाहे वो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स हो या टू डिस्टेबलाइज इंडिया, आपकी नजर से वो तीसरा मुल्क हो सकता है, हमारी नजर से हमारा मुल्क है। इफ यू ट्राई टू डिस्टेबलाइज दैट, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है एक नई वीडियो के ऊपर रिएक्शन, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमें रेकमेंड की थी और कहा था कि यार डिफेंस ऑफेंस की एक वीडियो आई है, जो पॉलिटिक्स चल रही है इस टाइम पे इंडिया पंजाब के अंदर, उसके बारे में आप उसके ऊपर ज़रूर रिएक्शन दीजिएगा और उसके अंदर जो हालात चल रहे हैं इंडिया पंजाब के उसके बारे में बताया गया है, तो आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। मैंने बोला चलें यार, जब मैं वीडियो देखूंगा तो अकेले देखने से अच्छा ये है कि आप लोगों के साथ मिल के बैठ के आप लोगों के साथ वीडियो देखी जाए तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ आइए चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यार जो पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स इस टाइम चल रही है वो असल में है क्या। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पंजाबी में पता है आपको, दो चार बातें साथ में जोड़ते ही हैं और अगर हम में दम होगा हम रोक के दिखा देंगे तुम्हारे को। जो बैल्कनाइजेशन के बारे में बात करते हो, जो भारत को तोड़ने की बात करते हो, जो पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की बात है, सिद्धू जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करे, सच्चाई ये है कि ही इज अ डार्क मैन। कारण मैं नहीं सोचना चाहता, वो स्थिति इमेजिन नहीं करना चाहता कि जहाँ पे ऐसी मेंटालिटी का, ऐसी सोच का और ऐसे कनेक्शंस का, मैं रेड क्लिफ लाइन की उधर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहां पे जिसकी यारियां हो वो पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने। आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन। कुछ ऐसे राज जरूर हैं नवजोत सिद्धू के कैप्टन साहब के पास, और वो कल के जो इवेंट्स हैं उसके बाद भी ऐसा महसूस होता है कि वो गृह मंत्री को मिलते हैं, गृह मंत्री के बाद वो एनएसए को मिलते हैं, वो एनएसए को मिलके जाते हैं तो एनएसए गृह मंत्री को मिलने जाते हैं। सो देयर इज समथिंग। गुरु घर को इफ यू यूज फॉर पॉलिटिकल एजेंडाज, whether you are an Indian citizen, whether you are an NRI or you are a foreign citizen, अगर आप सिख हैं और आप गुरुद्वारे को गुरु घर ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ यूज कर रहे हो फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, चाहे वो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स हो या टू डिस्टेबलाइज इंडिया, आपकी नजर से वो तीसरा मुल्क हो सकता है, हमारी नजर से हमारा मुल्क है। इफ यू ट्राई टू डिस्टेबलाइज दैट, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। डिस्टेबलाइजिंग इंडिया इज देयर एजेंडा, खालिस्तान इज देयर टूल एंड दे आर यूजिंग गुरुद्वारा साहिब एज देयर प्रेमिसेस। अगर इतनी तुम्हारे अंदर कुव्वत है, ताकत है, तुम लोग इतने पावरफुल हो, तो जाओ एक कम्युनिटी सेंटर बनाओ, एक हॉल बनाओ, उसका नाम रखो खालिस्तान जिंदाबाद हॉल, और उस हॉल में आप वहां पे लोगों को बुलाइए और सरमेंस दीजिए। अगर इफ दे आर स्लीपिंग इन बेड विद द आईएसआई तो उनको पैसा देने वाले चाइनीज हैं। और अब ये पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का बाप कौन है हमको आपको सब पता है। इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। पाकिस्तान भूखा नंगा है, पैसा चाइना दे रहा है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट खालिस्तानियों को पाकिस्तान दे रहा है। तो पैसा तो अब्बास हुजूर का आ रहा है ना, लाल झंडे वालों का, और इसीलिए वो लाल झंडे वाले यहाँ पे, डफली गैंग वाले यहाँ पे, खालिस्तानी बाहर और पाकिस्तानी दे आर प्लेइंग इन हैंड्स ऑफ द चाइनीज टू डिस्टेबलाइज इंडिया। वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, सारे कृत्य ही है। और इससे ज्यादा एक्सपोजर क्या होगा इनका? तुसी गुरुद्वारा साहब ਨੂੰ पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, दैट शुड नॉट बी अलाउड। और ब्रेक इंडिया रेफरेंडम 2020, यू कांट डू दैट। ये तो बेद भी है, ये तो महाराज साहब की बेद भी है, तो गुरुद्वारा साहब की बेद भी है, एंड ये सारा कुछ दे आर डूइंग विद इंप्यूनिटी। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रमनीक मान और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है द रेडिकलाइजेशन, दूसरा पार्ट है उसका द खालिस्तान मूवमेंट। रेडिकलाइजेशन ब्रेन चाइल्ड था कांग्रेस पार्टी का, और टाइम एंड अगेन ये चीजें डिस्कस हुई हैं इंटेलेक्चुअली और पब्लिकली, पॉलिटिकली। खालिस्तान मूवमेंट आईएसआई का ब्रेन चाइल्ड है, रेडिकलाइजेशन कांग्रेस की करनी है टू अपोज द अकाली दल इन पंजाब एंड टू इमर्ज एज अ सस्टेनेबल एंड अ वायबल ऑप्शन पॉलिटिकली इन पंजाब। उस वक्त संजय गांधी ने, कमलनाथ ने और इन तमाम लोगों ने मिलकर सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया।
कि कैसे रेडिकलाइजेशन करी जाए या कैसे सिख पॉलिटिक्स के अंदर एंटर किया जाए जिसका इवेंचुअली पॉलिटिकल बेनिफिट कांग्रेस को मिले। उस वक्त आफ्टर स्क्रीनिंग अ लॉट ऑफ पीपल एक आदमी के ऊपर फोकस आया, दैट वाज जरनैल सिंह भिंडरावाला। That is where the radicalization or state-sponsored patronage, political patronage, वो वहां से मिलनी चालू हुई। गुरुद्वारा मेहता चौक से दरबार साहब के अंदर तक, और जो वो काला अध्याय है भारत के इतिहास में, पंजाब के इतिहास में, उस सब की नींव वहां से रखी गई। उसके पीछे राजनीति थी, उसके पीछे पॉलिटिक्स थी, उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उसके पीछे एक ऐसी घिनौनी सोच थी कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को कामयाब करने के लिए एक पूरी की पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज कर दिया जाए, या एक पूरी की पूरी जनरेशन को उस तरीके से चार्ज कर दिया जाए कि जिससे एक डिवाइड आई सोसाइटी। सो दैट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और जीबीएस सिद्धू जो एक्स रॉ ऑफिशियल है, उनके बड़े विस्तार में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब खालिस्तान का आपने बोला, हाउ डिड इट स्टार्ट? सो ब्रीडिंग ग्राउंड वाज ऑलवेज देयर। और 71 की लॉस के बाद पाकिस्तान का, आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन, कि उनका दे वांटेड टू गेट बैक टू इंडिया। चाहते थे कि भैया हम भी इनका एक हिस्सा काटें, तोड़ें। बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया इज अ प्लान ऑफ पाकिस्तान और अदर एनिमीज ऑफ इंडिया, जो भारत के दुश्मन है, उनका एक इंटेंट है कि बैल्कनाइज करना है इंडिया को। चाहे वो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो, चाहे वो उमर खालिद जैसे बोलेंगे साहब हम असम और नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे, चिकन नेक को काट देंगे। तो ये एक पॉलिटिकल कह लीजिए, या आप एक कम्युनिस्ट एजेंडा कह लीजिए, एक आप एनिमी एजेंडा कह लीजिए, आप पाकिस्तानी आईएसआई का, या एनिमीज ऑफ इंडिया का एजेंडा कह लीजिए, कलेक्टिव है। तो उसमें कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, डाउन साउथ और पंजाब, तो इनको बैल्कनाइज करने का वो एक उनका थॉट है, प्रोसेस है। तो खालिस्तान इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रैंड प्लान कि हमने भारत के टुकड़े करने, और उसमें ये गेटिंग बैक टू इंडिया और ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, या बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, या गज़वे हिंद, इन सब चीज़ों का हिस्सा है वो भी एक, कि हमने कैसे भारत को तोड़ना है। देखो, कम्युनिस्ट्स हैव ऑलवेज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन चार्जिंग पीपल। एंटी एस्टैब्लिशमेंट माइंडसेट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच कि वो अमीर है, वो तुम्हारे कारण अमीर है, वो तुम गरीब हो इसलिए वो अमीर है। तो मतलब एक कम्युनिस्ट का एक माइंडसेट होता है, वो डफली बजा के, वो मीठी मीठी बातें करके आपको रेडिकलाइज कब कर देते हैं, कब आपको मेंटली उतना चार्ज कर देते हैं कि आप लाठी डंडा उठा के सरकार के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चले जाते हैं। कम्युनिस्ट या कॉमरेड्स, देखो दोनों ही चीजें हैं इसके अंदर। देयर इज अ डुअल माइंडसेट इन दिस। अपफ्रंट बहुत डिफरेंट नजर आते हैं जिस तरीके से वो बात करते हैं, बट डीप इनसाइड कम्युनिस्ट जो माइंडसेट है ना महबूब, ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसने हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान कहना तो इट्स गोइंग टू बी ओवरस्टेटमेंट, पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर जाने किसी माइंडसेट या पॉलिटिकल मूवमेंट ने लिए तो वो कम्युनिज्म ने लिए। ये रिकॉर्ड है। वो कम्युनिज्म कहीं हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके लिए ह्यूमन लाइफ, इंसानी जान की कीमत जीरो है। अटर डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ, उनको फर्क नहीं पड़ता। देयर आर डिफरेंट लाइन्स इन कम्युनिज्म, और यस देयर वर पीपल हु वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस। और आपको पता होना चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू का वो मीडिया एडवाइजर है, व्हाट वाज हिज नेम, मलविंदर सिंह मल्ली। मैं उसके साथ एक चैनल पे रिकॉर्डिंग करके हम बाहर आए प्रोग्राम के, हम बैठे चाय पी रहे थे कन्वर्सेशन में, एंड ही सेज कि खालिस्तान बनेगा, पंजाब अलग होगा और वहां से कश्मीर अलग होगा, नीचे से वो केरला अलग होगा, वहां से नॉर्थ ईस्ट में अलग स्टेट्स बनेंगे। मैं सर कहा हूं भाई, क्या बोल रहे हो? एंड ही इज अ नॉन कम्युनिस्ट बाय द वे। वो कैसे इसके नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया एडवाइजरी में आ गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। और अगर ऐसा कुछ है तो आई हैव माय डाउट्स अबाउट नवजोत सिद्धू आल्सो। तो उसने बोला कि ये हम तो देखेंगे, ये पहले भी हुआ है, हिंदुस्तान टूटा है, अलग अलग मुल्क बने हैं, रशिया इतना बड़ा था, रशिया टूट गया, हिंदुस्तान की क्या बात है। तो उस वक्त आया, मगर तुम्हारे में दम हो तो तुम तोड़ के दिखा दो। पंजाबी में पता है आपको, दो चार बातें तो साथ में जोड़ते ही हैं।
और अगर हम में दम होगा हम रोक के दिखा देंगे तुम्हारे को। और आज तक तुम कुछ कर नहीं पाए और तुम आगे भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पर मैं कहा भाई ये जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, दिस विल टेक यू नोवेयर। तो कम्युनिस्ट्स हैव अ माइंडसेट, उनके लिए ना आइडियोलॉजी मैटर्स, उनके लिए नेशनल बॉर्डर्स नहीं होते, उनके लिए देखो बियॉन्ड बॉर्डर्स। उनको ये समझ में नहीं आता। अगर यहाँ बैठे चाइनीज कम्युनिस्ट हैं तो वो चाइना के राग गाएंगे, उनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। सो दे हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर ये है कि हिंदुस्तान टूटे, उसमें से आइडियोलॉजिकली वो अलग हो या वो किसी और तरीके से अपना राज स्थापित करें, कम्युनिस्ट माइंडसेट का कम्युनिस्ट रूल लेके आए, वो उनकी सोच है। और मेरा ख्याल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल इसलिए चुप रहे कि जो उनकी निष्ठा थी, उनकी एलिजियंस थी, उनका जो एक ऑनेस्टी और लॉयल्टी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ। गांधी परिवार की बात नहीं कर रहे, बस सोनिया तो ही नोज। आई मीन राजीव से 1 साल सीनियर थे तो शादी वगैरह भी सब कोई डिसएग्रीमेंट्स थे तो वो राजीव एंड सोनिया लिव्ड विद देम, उन्होंने पनाह दी थी उनको बहुत समय तक। तो राहुल एंड प्रियंका बच्चे उनके सामने। तो एक आइडियोलॉजिकल कह लीजिए उनकी जो निष्ठा थी, उस कारण शायद वो चुप रहे 4.5 साल। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर एंड अ वेटरन, वो सेंसिटिविटीज को समझते हैं। उनको बीएसएफ की ब्रीफिंग, एक 600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, पंजाब का, स्टेट ऑफ पंजाब का, वहां पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, वो पॉलिटिकल लोकल इंटेलिजेंस, LIU, आपकी इंटेलिजेंस पुलिस की, आपकी लोकल पुलिस, IEB, ये सब देयर इज अ लॉट ऑफ इनपुट्स व्हिच कम टू अ चीफ मिनिस्टर। और स्पेशली ऐसे मुख्यमंत्री को जो इंटरेस्ट लेता हो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर, बीइंग अ वेटरन, उनकी दिलचस्पी भी है। उस नजर से अगर आप देखो तो ये बहुत संगीन और सीरियस बात है। इट्स नॉट टू बी टेकन लाइटली, ये बहुत हल्के में लेने वाली बात है नहीं। और कुछ ऐसे राज जरूर हैं नवजोत सिद्धू के, कैप्टन साहब के पास। और वो कल के जो इवेंट्स हैं उसके बाद भी ऐसा महसूस होता है कि वो गृह मंत्री को मिलते हैं, गृह मंत्री के बाद वो NSA को मिलते हैं, वो NSA को मिलके जाते हैं तो NSA गृह मंत्री को मिलने जाते हैं। सो देयर इज समथिंग। और जो सिद्धू बांस की तरह अकड़ा हुआ था 2-3 दिन तक, इस्तीफा फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये सारे घटनाक्रम के बाद एकदम लचीला हो जाता है, बिकम्स वेरी फ्लेक्सिबल। वो जाके मिलता है, वो कहते हैं कि जी हम विल डिवाइज अ प्लान कि हम थोड़ा सा इसके अंदर हम विल फाइंड सॉल्यूशंस। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं वैभव जिसके अंदर सर्कमस्टांशियली आपको देखना होता है कि ये परिस्थितियां क्या बयान कर रही हैं। जुबान पे किसी के क्या आया नहीं आया वो एक अलग बात है, पर सर्कमस्टांशियली जब आप को रिलेट करते हो तो लगता है कि भाई देयर इज समथिंग विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नोज अबाउट सिद्धू। जब वो बोलते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जब वो बोलते हैं कि एक एनिमी कंट्री के आर्मी चीफ के साथ यारियां डालता है, गलवकड़ियां पाउँदा, जफियां पाउँदा, वो इमरान खान जो हमारा एक दुश्मन मुल्क का उसका वजीर आजम है, उसके शान में शेर पड़ता है, कसीदे पड़ता है। तो वो एक विजुअल चीजें नजर आती है, जो अदृश्य रिपोर्ट्स हैं, जो जमीनी वास्तविकताएं हैं, उनके पीछे के जो वजूहात हैं, वो कारण क्या है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को शायद बेहतर पता है। और हो सकता है कि 4 साल तक उन्होंने कुछ राज अपने सीने में दबाए और जो अब उन्होंने बताए, तो मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो, जो मेरा अपना एनालिसिस है, मुझे भी लगता है कि गड़बड़ बड़ी है, छोटी गड़बड़ नहीं है। दिल से बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन कि जिथे नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दा मुख्यमंत्री बने और उस तो बाद जेडे रेडिकल एलिमेंट्स हैं या जो एक दुश्मन देश के एसेट्स हैं या दुश्मन देश के जो मोल्स हैं या एजेंट्स हैं, वो एक्टिव हों, उनके मॉड्यूल्स एक्टिव हों, और एक वो दौर आपको देखने को मिले जहां पे पॉलिटिकल पैटर्न है जो सपोर्ट ऐसे लोगों को मिले जैसा कि उसका एडवाइजर था, जिसके बारे में मैंने बताया, जो बैल्कनाइजेशन के बारे में बात करते हो, जो भारत को तोड़ने की बात करते हो, जो पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की बात है। सिद्धू जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करे, सच्चाई ये है कि ही इज अ डार्क मैन। जो आदमी टिक के नहीं बैठ सकता एक पॉलिटिकल पार्टी पे, जिसका प्रधानमंत्री ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लीड पंजाब टू विक्ट्री, वो वहां से लात मार के भागा। देयर आर रीजंस,
राइट थिंकिंग आदमी कोई भी ऐसे नहीं करता। सो उसके पीछे कुछ कारण है, मैं नहीं सोचना चाहता, वो स्थिति इमेजिन नहीं करना चाहता कि जहां पे ऐसी मेंटालिटी का, ऐसी सोच का और ऐसे कनेक्शंस का, मैं रैटक्लिफ लाइन की उधर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहां पे जिसकी यारियां हो वो पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने। आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन। पर गॉड फॉरबिड, परमात्मा रब ना करे, अगर ऐसा होता है, देन आई कैन अश्योर यू कि रेडिकल एलिमेंट्स, ये ऑपरेटिव मॉड्यूल्स, ये लोग सब एक्टिव होंगे पंजाब में। यू विल सी अ डार्क एज वंस अगेन कमिंग एंड रिकनिंग ऑन पंजाब, जो कि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। ही इज वन मैन जो बातें तो कर सकता है, डिलीवरेबल्स जीरो है उसके। अपॉर्चुनिटी थी, वो एमपी बना, 2 बार एमपी बना, रिजाइन किया ड्यू टू कोर्ट केस, दोबारा एमपी बना, वो एमएलए बना, उसकी वाइफ एमएलए बनी, ये मिनिस्टर बना, ये कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना। इतनी अपॉर्चुनिटीज किसी एक इंसान को राजनीति में, पॉलिटिक्स में मिली हो, एंड ही वाज नॉट एबल टू सक्सीड। डिलीवरेबल्स क्या है उसके? जीरो। और इन द वर्ड्स ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, 7 महीने तक एक फाइल नहीं निकाली है इस मंत्री। देखो पहली चीज तो नॉट जस्ट पंजाब, द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया, नॉर्थ ईस्ट के लिए लिया, साउथ के लिए दे आर थिंकिंग अबाउट, वो एक होलिस्टिक व्यू ले रहे हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंट्री। और भारत का जो इकबाल है वो बुलंद हो दुनिया के अंदर, उसके लिए भी निरंतर काम चल रहा है ऑन अ वर्ल्ड स्टेज। तो यूनी डायरेक्शनल ना देख के, इट इज अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच, एंड पंजाब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। आपने ठीक कहा, मैंने आपसे पहले भी जब डिस्कस किया, और मैंने टाइम एंड अगेन मैंने बार बार ये बात कही है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेके देयर वर इनपुट्स कि ये अगर ना किया जाए तो बेहतर है, बिकॉज वहां से रेडिकलाइजेशन हो सकती है, वहां से ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, वहां से बहुत कुछ हो सकता है। बिकॉज अगर आपको याद हो तो जो प्रोमो रिलीज किया था करतारपुर साहिब कॉरिडोर का, उसके पीछे रेफरेंडम 2020 का खान बंडरा वाले की फोटो लगा के वो सब, दैट वाज ऑल गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, वो सब उनका ब्रेन चाइल्ड चल रहा था वहां से। और चूंकि सिद्धू ने उसका सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करी और सारी बात कही कि जी करतारपुर साहब तो मैंने कराया, विच वॉज अ लाई, एंड चूंकि उसके एज आई बिलीव इन, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि उसकी यारियां हैं देश के दुश्मनों से, तो कहीं ना कहीं उस तरफ से जो डिसीजंस लिए गए उसमें हो सकता है कि ये एक पार्ट था एक प्रोजेक्ट का कि अगर ये खोल दिया जाए, ये कर दिया जाए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट भी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको साथ लिया, और आप बात कर रहे हैं जो वो ओकेजन था इनॉग्रेशन का, जिस दिन वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोला गया था। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन रीजनेबल विद इट। ब्लैक लिस्ट खत्म करने की बात हुई, 84 के कातिलों को सजा दिलवाने की बात हुई, मुआवजे दिलवाने की बात हुई। तो देयर हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रो सिख सेंटिमेंट एज फार एज द करंट डिस्पेंसेशन इज कंसर्न। जो अभी आप मोदी जी का राज है, या जो सेंट्रल लीडरशिप में पूरी टीम ले लीजिए, अभी देखिए जनरल गुरमीत को गवर्नर उत्तराखंड और इकबाल सिंह जी लालपुरा को चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। सो देयर हैज बीन अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, देयर हैज बीन अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स सिख्स। जैसे मोदी जी रेगुलरली गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, पग सिर से जाते हैं, खंडे वाला पटका बनते हैं, या 350 साल गुरु गोबिंद साहब सच्चे बादशाह का पूरी दुनिया में मनाया गया, हर एक इंडियन एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में, और सब राजभवनों में 550 साल वैसे इलाबरेट। सो देखो, ये जो कोशिश की जा रही है ना सेंटर वर्सेस सिख का एक एजेंडा खड़ा करने की, इट्स अ लार्जर डिजाइन। मतलब एज अ सिख आई एम अश्योर्ड, आई एम रीअश्योर्ड, मैं संतुष्ट हूँ, आई नो कि ये जो करंट डिस्पेंसेशन है ये वो कातिलों की डिस्पेंसेशन नहीं है जिसने सिखों को मारा। और एक सिख को प्रधानमंत्री जब बनाया तो उसी से माफी मंगवाई, उस परिवार ने आज तक माफी नहीं मांगी। जो हुआ उनके वंशजों ने आज तक नहीं बोला कि जी वी आर सॉरी फॉर व्हाट हैड हैपेंड। माफी भी एक सिख से मंगवाई, सरदार से मंगवाई। सो वो सब लेट्स नॉट गेट देयर वेवर, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं ये एक नैरेटिव का हिस्सा है, ये दिखता है, ये कहानी कहीं और चल रही है, और उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसको दिखाया और तरीके से जा रहा है। तो
जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टेटमेंट का सवाल है कि रैडक्लिफ लाइन के उस तरफ से, रैडक्लिफ लाइन की पाकिस्तान आईबी, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के उस तरफ से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, ये चीजें हैं जो फिजिकली आ रही हैं, मटेरियल हैं। वो जमीन के नीचे से टनल खोद के, जमीन के ऊपर से पैदल चल के, आसमान के रास्ते, पानी के रास्ते, वॉट एवर मीन्स पॉसिबल पाकिस्तान एक अटेम्प्ट कर रहा है। वो अपनी इन्फिल्ट्रेशन में या वो अपने उन तरीकों में इनोवेशन लेके आ रहा है कि जहां पे वो हमारे लिए चैलेंज बन रहा है कि हम उसको कैसे रोकें। और ड्रग मेनेस, वेपन्स, देखिए क्या है कि ड्रग भी एक हथियार है। वो एक ऐसा हथियार है जो आपको कमा के दे रहा है उल्टा। यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन इट। आप यहाँ वो ड्रग फेंक रहे हैं, वो यहाँ पे ड्रग बेची जा रही है और वो पूरी पूरी नस्ल को बर्बाद कर रही है। हथियार है, वो हथियार यहाँ पे आ रहा है, वो गोली किसी पे चल रही है, वो किसी की जान ले रही है। सो यही तो हुआ था पहले भी। बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े नंबर में वेपन्स थे। AK-47 बहुत लेट आई पंजाब में, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, बट और वेपन्स थे और उन वेपन से लोगों की जानें गई हैं। और ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है जिससे एक मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी लाई जाती है। चाहे वो कम्युनिस्ट्स के साथ मिलके और ये डफली गैंग के साथ मिलके, जो रिजीम चेंज गैंग बोलते हैं कि कुछ भी हो, हमने ये सत्ता परिवर्तित करनी है। लड़ाई आइडियोलॉजिकल इनके पास है या नहीं है वो एक अलग विषय है, उनके पास कोई मुद्दे हैं या नहीं है वो एक अलग बात है। पर मोदी और योगी को हटाना है यहाँ पे, मोदी और अमित शाह को हटाना है, हम दो हमारे दो की बातें करनी है। वो तीन और उनके कितने उसके बारे में बात नहीं करते। वो दे डोंट वांट टू डिस्कस ये भाई बहन और अम्मा की जो सारा सिस्टम है, दे डोंट वांट टू डिस्कस दैट। पर वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। वैसे ही व्हेन यू कम टुवर्ड्स पंजाब, तो पंजाब में भी एक ड्रग मेनेस है, एक रिजीम चेंज कह गए, एक ऐसा शख्स पॉलिटिकल फ्रेम में आगे आ रहा है, पिक्चर में ऐसे आगे आ रहा है कि जिसके क्रेडेंशियल्स बहुत डाउटफुल है। तो पॉलिटिकल पैटर्नेज, अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, वो ड्रग मनी, और इन तीनों का जब आप कंकॉक्शन इकट्ठा मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत जहरीला कंकॉक्शन है। दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और मेरा ख्याल है कि फोकस जो है कैप्टन साहब का वो इधर ही था। बिकॉज मुझे लगता है कि अब वो सीने में दबे हुए राज निकाल रहे हैं। जितने ड्रोन्स पकड़े गए, जितनी टनल्स पकड़ी गई, जितने पैदल आते हुए लोग पकड़े गए, जितना पानी के रास्ते आते हुए ये जो जखीरे हैं पकड़े गए, ये 100% नहीं पकड़े गए। कुछ नंबर है, कुछ क्वांटिटी है, वो कितनी है कहना मुश्किल है, जो सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, चाहे वो वेपन हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कैश हो। तो उन चीजों को वो कहीं ना कहीं पड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास है। एंड आई एम श्योर के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस की अपनी LUIs हैं, वो अपना सिस्टम है, दे मस्ट बी ट्राइंग टू ट्रेस कि ये कहाँ है, कौन लोग हैं। देयर इज अ वे ऑफ इंटेलिजेंस, आपको पता है। पर इंटरेस्टिंग ये है कि वो एक अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पावर में आए जहां हमको वी कैन वर्क विद इम्प्यूनिटी, जहां पे हम कुछ करें और हमारे ऊपर उसके असरात ना आए। एक वो DIG के कत्ल का किस्सा हुआ था, तो 3 घंटे तक उनकी बॉडी को उठाने के लिए कोई आया नहीं था। तो वो माहौल था, वो माहौल दोबारा कब बनेगा, वो माहौल दोबारा कौन बनाएगा? हो सकता है कि वो लोग जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि ऐसी एक डिस्पेंसेशन आए जिसके अंदर हम इम्प्यूनिटी से काम कर पाए। तो वो डिस्पेंसेशन ना आए, ये हम सब भारतवासियों का, हम सब पंजाब दे लोगों का साडा एक फर्ज है कि वी शुड कीप एंटी नेशनल्स अवे फ्रॉम पावर। सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है जब इस तरह की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है? पंजाबियत का, हिंदुस्तानियत का सबसे बड़ा नुकसान होता है। सिटीजन्स का, आवाम का। एक आदमी जो अपने खेत में काम कर रहा है, मेहनत कश आदमी है, जो 2 पैसे जोड़ रहा है, 2 जून की रोटी कमा रहा खा रहा है, एक व्यापारी है वो काम कर रहा है, एक बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पत्रकार है, कोई भी है, इट अफेक्ट्स एवरी सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ।
एक ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ के ऊपर, जो आम काम कर रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, उसकी लाइफ के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। एक डर का, एक खौफ का माहौल पैदा होता है। उस डर और खौफ के माहौल में एक अलग किस्म के लोग हैं जो पनपते हैं, पर जनता एट अ लार्जर स्केल घुटती है। तो उनका फायदा और हमारा नुकसान, क्योंकि हमारे लिए हथियार उठाना इज नॉट एन ऑप्शन। पुलिस है, आर्मी है, अपनी सारी इदारे हैं, देखेंगे दे विल लुक आफ्टर अस। हमारा देश अक्सर इतने साल से हम लोग हैं, और ये नहीं है कि हम अभी आजादी के बाद से बात कर रहे हैं, हजारों सालों से ये मुल्क है। तो वी हैव फेथ इन द गवर्नमेंट। और जो रेडिकलाइज हो जाते हैं या जो लोग हथियार उठा लेते हैं, वो हम जैसों को तो मारेंगे सबसे पहले, एक आम नागरिक को मारेंगे। टू इंस्टिल फियर, अपना खौफ कैसे पैदा करेंगे? हाई वैल्यू टारगेट्स, ऑर्डिनरी सिटीजंस, किसी को पकड़ के मार देंगे, अपने पर्सनल स्कोर सेटल करेंगे। सो ये ऐसी चीजें, वो माहौल ऐसा डेवलप हो जाता है, और वो माहौल आना नहीं चाहिए पंजाब में एट एनी कॉस्ट। वो नहीं होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैंने आपको बताया कि हिज एलिजियंस विद कांग्रेस इज अ वेरी लॉन्ग एलिजियंस, और उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करने वाले भी राजीव गांधी थे। तो हो सकता है कुछ कारणों, एंड ही वाज हिमसेल्फ अ चीफ मिनिस्टर और रिस्पॉन्सिबल मैच्योर आदमी है, वैसी बात करने से पहले पब्लिक स्टेज पे वो थोड़ा वुड रेजिस्ट। और आई एम श्योर कि उन्होंने पार्टी लीडरशिप को ये सारी बातें बताई होंगी जो आज वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। वो बातें कुछ महीने या साल पहले उन्होंने ब्रीफिंग पक्का दी होगी सोनिया गांधी को, बीइंग द पार्टी प्रेसिडेंट, कि मैडम ऐसे ऐसे है और ये बातें, ये पेपर्स रिपोर्ट्स हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे वो फिल्टर करके रिपोर्ट्स दी, बिकॉज चीफ मिनिस्टर के पास शाम को एक पूरा एनवलप आता है जिसके अंदर जितने लीडर्स हैं, जितने हाई वैल्यू लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन मिला, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या उनके इंटरसेप्ट्स हैं, क्या उनकी इंटेलिजेंस, सारा एक शाम को लिफाफा आता है। आई एम श्योर यू नो दैट, स्पेशली इन अ बॉर्डर स्टेट लाइक पंजाब। तो ब्रीफिंग तो रोज शाम को होती है, आता ही है। तो वो उनके रीजंस बड़े डिफरेंट थे, बट आई एम श्योर उन्होंने अलग अलग टाइम पे बातें रेज करी। और आपको याद होगा, मैंने भी आलोचना करी थी उनकी, कि अगर ड्रोन आ रहे हैं, हथियार और वेपन्स आ रहे हैं, तो आप उसको ट्वीट ना कीजिए, आप होम मिनिस्ट्री में एक पूरा उसका डॉजियर बना के भेजिए कि ये पैटर्न है, ऐसे हो रहा है। तो उनके चुप रहने के वजूहत और थे। अब दूसरा आप कह रहे हैं कि सिद्धू बीजेपी में ठीक था और कांग्रेस में जाके खराब हो गया, तो सच्ची तो है, इसमें क्या डाउट है। ही इज ओवर एम्बिशियस मैन। और मैंने आज से 5 साल पहले कहा था कि ही वांट्स टू रिप्लेस कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ लीडर। और इन दैट प्रोसेस, उस रास्ते में जब वो चला, तो वो कहाँ इमरान खान के और बाजवा के गले पड़ा जाके, एंड हाउ हैज ही चेंज्ड। वो एक प्रोग्रेशन है, वो एक चेंज है जो हम सब ने देखा है, वी आर अ विटनेस टू इट। ऐसा नहीं है कि ये अचानक जो है वो सिक्का उछाला, एक बार जीता एक बार पट आ गया, ऐसा नहीं है। ये ट्रांजिशन है, ये धीरे धीरे बदला है और देखा है सारी दुनिया ने। इट वॉज फॉर एवरीबडी टू सी। आपने भी तो देखा ही होगा करतारपुर साहब में, जब वो पाकिस्तान में गया, मना करने के बावजूद, कैप्टन अमरिंदर सिंह की परमिशन नहीं थी उसके पास, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो उनके मुख्यमंत्री थे, एंड ही वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर, उनको मना किया गया था। ही स्टिल वेंट। जो इवेंट में उनको जाना चाहिए था वो इनॉग्रेशन की बात थी, यहाँ पे इंडिया में, वहां पे जाना उसका बनता नहीं था। चाहे वो इमरान खान की स्वेरिंग इन हो विदाउट द परमिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चाहे वो उस साइड जाके जितनी उन्होंने बातें करी वो करने वाली बातें नहीं थी। तो ये ट्रांजिशन सबने देखी है। कपिल देव और गावस्कर नहीं गए। They were also invited. Kapil Dev and Gavaskar both were invited. They didn't go. They chose not to go. But मैं बता रहा हूँ, ये चेंज है, ये तब्दीली है, उसके अंदर परिवर्तन है, वो बदला है ये फैक्ट। और हमने, वी आर ऑल अ विटनेस टू इट, हम सबने देखा उसको बदलते हुए। देखो, दो चीजों को आप क्लियरली कैटेगराइज कर लो। Every Sikh living abroad may not be an NRI. A lot of them are citizens of that country. NRIs को लेके आपके एप्रीहेंशंस ठीक हैं, दैट नीड टू बी एड्रेस, दैट नीड टू बी करेक्टेड, उसके ऊपर काम करना चाहिए, कर भी रहे हैं। पर जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, वो जब तक आपके मुल्क के अंदर आके नहीं बोलते, तब तक आपको उनको इग्नोर करना चाहिए। बट वो कम्युनिटी के जब स्तर पे, जब गुरुद्वारों को यूज करते हैं, सी गुरुद्वारा साहब गुरु का है। When you say गुरुद्वारा, गुरुद्वारा लिटरली ट्रांसलेशन गुरु दा द्वार, दरवाजा। मैं कहना जी गुरु घर,
When you enter Gurdwara Sahib, you are inside Guru Ghar. Guru Ghar ko, if you use for political agendas, whether you are an Indian citizen, whether you are an NRI or you are a foreign citizen, अगर आप सिख हैं और आप गुरुद्वारे को गुरु घर ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ यूज कर रहे हो for political purposes, चाहे वो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स हो या टू डिस्टेबलाइज इंडिया, आपकी नजर से वो तीसरा मुल्क हो सकता है, हमारी नजर से हमारा मुल्क है. इफ यू ट्राई टू डिस्टेबलाइज दैट, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल. और वहां पे गुरुद्वारा साहब का मैंडेट क्या है? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, सेवा करो, एंड यू शुड कम बैक. गुरुद्वारे में बिठा के आप खालिस्तान के बैनर लगाए एंड आप पिंड वाले तुसी पोस्टर लाने हैं, मतलब पोस्टर तो यू आर नॉट सपोज टू नो. दसम पिता ने बचन ने सब सिखन नु हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ. हाउ कैन यू क्रिएट ए 11th गुरु, a 12th गुरु? दैट कैन नॉट हैपन. और आप एक ऐसी कंकॉक्टेड आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं which has failed and which will eventually also fail. बट इन दैट प्रोसेस आप एक नस्ल को ब्रेन वॉश कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया. आप बताइए ना कि वो जिन जिन बातों पे आप नेवर फॉरगेट इट पर किसने किया था? Who were the perpetrators of that crime? So destabilizing India is their agenda. Khalistan is their tool and they are using Gurdwara Sahibs as their premises. अगर इतनी तुम्हारे अंदर कुव्वत है, ताकत है, तुम लोग इतने पावरफुल हो, तो जाओ एक कम्युनिटी सेंटर बनाओ, एक हॉल बनाओ, उसका नाम रखो खालिस्तान जिंदाबाद हॉल, और उस हॉल में आप वहां पे लोगों को बुलाइए और सरमन्स दीजिए. Why are you brainwashing people who have come to the Guru Ghar? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਹੈ. लोग उत्थे महाराज दा मत्था टिकण आउंदे आ. यू कलेक्ट पीपल एंड स्टार्ट रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट इंडिया. तुसी खालिस्तान दी, पिंड वाले दी होर गल्लां तुसी करन लग गए. इट्स ऑल नॉनसेंस. दैट इज नॉट योर मैंडेट. तो आपका मैंडेट आप कर ही नहीं सकते वो. इट्स अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ सिखी. एंड ਇਹਦੇ ਚ जो भी कुछ करना चाहिए है कम्युनिटी ਨੂੰ करना चाहिए. ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਹ 100 ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ 100 ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਏ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ. आपने करना है कुछ, गो हायर अ कन्वेंशन सेंटर, कीजिए आप. नॉट इन गुरुद्वारा साहब. ये एक ऐसी चीज है वैभव which the community needs to think about and do, and this is going to happen, I'm telling you. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਰੇਜ਼ देयर ਵੌਇਸ ਅਗੇਨ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. दैट शुड नॉट बी अलाउड. और ब्रेक इंडिया रेफरेंडम 2020 तो यू कांट डू दैट. ये तो बेदबी है. ये तो महाराज साहब की बेदबी है, तो गुरुद्वारा साहब की बेदबी है. एंड ये सारा कुछ दे आर डूइंग विद इंप्यूनिटी. क्यों? वो बदमाश ने और डांगा चक लेंदे आ, किरपाना खिंच लेंदे, लोगों को कुटते मारते आ. सिख इतिहास च महाराजा रंजीत सिंह ने एक बार ये ऑर्डर करता सीगा कि भी तुसी दरबार साहब कदी मूव करके तोपां दा तुसी गोले नहीं छड्डने. और वो जिहड़े तोपां दे गोले ना दरबार साहब तक कदी नहीं सी पहुंचने, वेरी फार अवे फ्रॉम, कि भी उस डायरेक्शन में भी फायर नहीं करना. एंड हियर वी आर टुडे, अज इत्थे खड़े हैं असीं कि दरबार साहब च हरमंदर साहब च डांगा फेरती एक दूजे दे, किरपाना कट लिया, एक दूजे दी पग्गां छालतियां. ये बेदबी ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? टू टेक कंट्रोल ऑफ गुरुद्वारा साहब का कंट्रोल लैण लई आस्ट्रेलिया दे विच, नॉर्थ अमेरिका च, यूके च ग्रुप्स क्लैश करते आपस च. दरबार साहब च, महाराज साहब की हजूरी च, तो बेदबी. एंड इन्हां लोकां नूं उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं. उनको सिक्खी चलने का नहीं है, उनको इंडिया से चलने का, उनके अपने इंटरेस्ट हैं. ग्रीन बैक कहते हैं डॉलर्स, वो पैसे चाहिए, पैसे देके जो मर्जी करा लो. ये एक
this is something to worry about. Gurpatwant Pannu, self-styled Khalistani leader, you know he's a patit. Now he's not a sucha sabut swarup Sikh नहीं है. गलवान के वक्त वो सीसीपी को लिखता है, चाइना को चिट्ठी लिखता है कि वी सपोर्ट यू इन अगेंस्ट इंडियाज एग्रेशन, कि जैसे इंडिया इज एग्रेसर और चाइनीज आर अ विक्टिम और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं. जबकि उन क्लैशेस दे विच, और जबकि उन क्लैशेस में भारत के नागरिक, भारत की सेना के सैनिक, जिनमें सिख सैनिक शामिल हैं, सिख सोल्जर्स ऑल्सो मार्टिर्ड टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. भारत की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए सिख भी मारे जाते हैं, वो भी शहादत देते हैं. और ये लोग इस तरीके के एक्ट करते हैं बिकॉज दे आर पपेट्स. अगर इफ दे आर स्लीपिंग इन बेड विद द ISI तो उनको पैसा देने वाले चाइनीज हैं. और अब ये पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का बाप कौन है, हमको आपको सब पता है. इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम देयर. पाकिस्तान भूखा नंगा है, पैसा चाइना दे रहा है. आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट खालिस्तानियों को पाकिस्तान दे रहा है. तो पैसा तो अब्बास हुजूर का आ रहा है ना, लाल झंडे वालों का. और इसीलिए वो लाल झंडे वाले यहाँ पे, डफली गैंग वाले यहाँ पे, खालिस्तानी बाहर और पाकिस्तानी दे आर प्लेइंग इन हैंड्स ऑफ द चाइनीज टू डिस्टेबलाइज इंडिया. वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं. सारे कृत्य यही है. और इससे ज्यादा एक्सपोजर क्या होगा इनका. तो गाइज ये थी वीडियो जिसमें इन्होंने बताया कि भाई पंजाब के अंदर, इंडिया पंजाब के अंदर जो रिसेंटली पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं. CM पंजाब जो थे वो चेंज हो गए, कैप्टन अमरिंदर, और उसके बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू के पसंदीदा जो एक MPA थे उनको CM पंजाब बनाया गया. कांग्रेस असल में देखा जाए तो जहाँ तक मुझे समझ आई इनकी वीडियो की बात, स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस वहाँ पे इक़्तिदार में है इंडिया पंजाब के अंदर, और कांग्रेस के ही दोनों जो हैं वो बंदे थे, कैप्टन साहब और नवजोत सिंह सिद्धू. इन दोनों के अंदर जब से बीजेपी के बंदे नवजोत सिंह सिद्धू जो कि बीजेपी में पहले थे, उन्होंने फिर कन्वर्ट की पार्टी अपनी, चेंज की पार्टी, और कांग्रेस में आ गए. यहाँ से लड़े, यहाँ से जीते, फिर कैबिनेट का हिस्सा बने, फिर वज़ीर बने. उसके बाद वज़ीर बनने के बाद जो है CM के साथ डायरेक्ट इनका क्लेश आ गया, जो कि पिछले 2 साल से तकरीबन चल रहा था. क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने वीडियो में बताया कि कैप्टन और इनके दरमियान वक्त से, उससे पहले से क्लैश था. जब पाकिस्तान के अंदर कॉरिडोर खुला था उस टाइम भी कैप्टन साहब ने इनको मना किया था कि पाकिस्तान नहीं जाओ. ये लोग गए, इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जो है गले मिले, जो कि इंडिया में एक बहुत मतलब बुरा समझा गया. देखिए आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, उसको बुरा समझने की वजह यही है कि कल कोई पाकिस्तानी MPA MNA इलेक्टेड बंदा जो कि कैबिनेट का हिस्सा भी और वज़ीर भी हो, इंडिया में जाके अगर इंडिया के आर्मी चीफ से वो गले मिलेगा तो इसी तरीके का हेट उसको उसके मुल्क से, पाकिस्तान से मिलेगा. मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये तो कॉमन चीज़ है, लाजमी सी बात है. उनका काम था कि भाई पॉलिटिकली आना, अपनी तकरीर करना, स्पीच करना, स्पीच करने के बाद चले जाना, जो कि मतलब एक तरीक़ेकार था. अब उससे ज़्यादा जो अवर होने की उन्होंने, मैं समझता हूँ कि कोशिश की, जो थोड़े से ज़्यादा अवर हुआ उसकी वजह से उनको जो है हुकूमत की तरफ से भी, और ख़ास तौर से जो CM पंजाब कैप्टन अमरिंदर थे उनकी वजह, उनके ऊपर भी उनको भी मतलब ये चीज़ बुरी लगी और नागवारा गुजरी, और उन्होंने उसके ऊपर तनकीद भी की और मना भी किया इनको जाने से. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अलाउ नहीं किया था कि आप पाकिस्तान जाएं, किसी इवेंट के अंदर शिरकत करें, जो भी. तो नवजोत सिंह सिद्धू के उस टाइम के पॉलिटिकल बयान ये थे कि उन्होंने कहा कि भाई मेरी ज़ाती हैसियत में जो है वो इमरान खान साहब के साथ दोस्ती है, तो इमरान खान साहब के इसी वजह से मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान. लेकिन देखा जाए तो कपिल देव को भी इन्होंने मदऊ किया था उस रिसेप्शन में और सेरेमनी में. उसके अलावा भी एक और क्रिकेटर थे, जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने थे इन्होंने एक और क्रिकेटर जो इंडिया के थे उनको भी बुलाया था, गवास्कर गालिबन थे, तो वो लोग नहीं आए, लेकिन सिद्धू आए थे उस टाइम भी. अब जो पंजाब के अंदर जो सियासत चल रही है, जिस खदशात का इजहार इन्होंने किया, जो ये एनालिस्ट थे, मैं समझता हूँ अगर इनके खदशात में से 20% खदशात भी सही होते हैं, मतलब ये कियास राई कर सकते हैं ना, आगे का मतलब गुमान कर सकते हैं
कोई भी शख्स जो है वो पूरा दिमाग नहीं रखता, बिल्कुल 110% इस बात को नहीं कह सकते कि मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि इसका इल्म तो इंसान को नहीं है, लेकिन क्या सराही कर सकता है, मतलब तजिया दे सकता है। इन्होंने जो तजिया दिया उसमें से अगर मैं कहता हूँ 20% भी ठीक हुआ तो फिर पंजाब जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। जिस तरह इन्होंने कहा कि खालिस्तान की तहरीक जो है वो दौर पकड़ती जा रही है, बॉर्डर के साथ 600 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका पाकिस्तान के साथ, उसको सिक्योर करना, ये मतलब इनका कहने का ये मतलब था कि एक मिच्योर जो है, मिच्योर बंदे को सीएम पंजाब होना चाहिए, ना कि एक नए पॉलिटिशियन को जितना इतना हाव नो ना हो, जिसको मतलब पंजाब के बाउंड्रीज़ का, उसके अलावा पंजाब के इंटीरियर मसाइल का इतना हाव नो ना हो। और ये फिर हो के जब सेंट्रल के अंदर आपकी गवर्नमेंट बीजेपी की और पंजाब के अंदर कांग्रेस की, अब जमातों का भी फ़र्क है, अब दोनों की सियासत अलग अलग है। अगर इंडिया में देखा जाए तो दो ही बड़ी जमातें, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, और दोनों में देखा जाए तो कांटेदार मुकाबला होता है भाई। अपोजिशन में इस टाइम सबसे बड़ी जमात कांग्रेस है, हुकूमत में बीजेपी है। अब इसमें जो है पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा जो है ना मसाइल चल रहे हैं। जिस तरह इन्होंने पुराने ऑपरेशन का भी, ब्लू स्टार का भी जिक्र किया, मुझे इतना तो उसके बारे में, ब्लू स्टार के बारे में नॉलेज नहीं है कि ब्लू स्टार किन वजूहात के ऊपर हुआ, उसमें कौन मुलव्विस था कौन नहीं था। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि भाई पाकिस्तान का हाथ था उसमें और पाकिस्तान ने उसको मतलब सहूलतकारी की, पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये ब्लाइंड्स गेम चलती रही हैं। देखें, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान ने ब्लू स्टार को मदद की, जिस तरह इन्होंने कहा। बांग्लादेश का सेपरेशन जो है इंडिया आज भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। दोनों मुल्क जो है ना, अब एक और बात मैं समझता हूँ, इंडिया ने भी मुआवनत की बांग्लादेश बनने में, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, भाई हमने की है, ठीक है। उसके पीछे फिर रीज़न जो थे वो तो फिर एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही किस्सा है। बहुत सारी वजूहत थी, बहुत सारे रीज़न थे जो बांग्लादेश अलग हुआ। उनमें से एक रीज़न ये था कि भाई इंडिया ने मदद की थी बांग्लादेश के लोगों की, ठीक है। पाकिस्तान ने जब वो जंग हारी, बांग्लादेश 71 में अलग हुआ, तो 84 के अंदर मेरे ख्याल में ब्लू स्टार हुआ था, 82-84 में हुआ था। तो पाकिस्तान ने सोचा होगा कि यार हमारे पास एक अच्छा मौका है, तो चलो इनकी मदद करें तो हमें भी थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाएगा, क्या पता पंजाब जो है उसके अंदर। लेकिन वो फिर उल्टा पड़ गया एक काम, वो फिर ब्लू स्टार हो गया और जितने लोग थे वो कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। अब जो पंजाब की, अच्छा जिन्होंने ऑपरेशन कराया मेरे ख्याल में वो भी कांग्रेस की हुकूमत थी, जिसके बाद इनकी एक लीडर को, जो वज़ीर आज़म भी थी गालिबन, उनको गोली भी मारी गई थी। उनकी आज उन्हीं की गवर्नमेंट जो है पंजाब के अंदर है, कांग्रेस की, जिन्होंने ऑपरेशन कराया, जिनके ख़िलाफ़ तो मतलब सिख बहुत ज़्यादा उस टाइम उनके ख़िलाफ़ हो गए थे, हाइप क्रिएट हो गई थी। लेकिन आज सोचने की बात है कि अगर लोगों को समझ आ गई है कि जो वो ऑपरेशन था, जो वो चीज़ थी, वो किसी सियासी मसलहत की बुनियाद पर किया गया था, ना कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए। अब जाके लोगों को समझ आया तो लोगों ने क्या किया, उसी पार्टी को जितवाया दोबारा। अब उसी में सिद्धू है और उसी में कैप्टन साहब हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ पॉजिटिविटी है भाई, क्योंकि लोग जो है ना उस चीज़ से निकल आए। अब लोगों का माइंडसेट वो नहीं है, अब लोग वो नहीं सोचते कि यार उन्होंने ऑपरेशन किया था, या ठीक है हर बंदे को देखें, कोई भी किसी भी मज़हब से अगर ताल्लुक़ रखता है, हर शख्स को बुरा लगता है कि उसकी इबादत खाने पे अगर हमला होता है, तो मैं समझता हूँ हर शख्स को बुरा लगता है। अगर हिंदू है उसको मंदिर के ऊपर हमला होगा तो उसको बुरा लगेगा, बाकी मुसलमान है तो उसको मस्जिद को बुरा लगेगा, अगर सिख है उसको गुरुद्वारे का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है, जो मजहबी लोग होते हैं, जो मज़हब के नाम पे जो सियासत शुरू कर देते हैं और मज़हब और मजहबी जो जगहें होती हैं उनको यूज़ करना जब शुरू करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ वहाँ से रियासत के लिए जो है ना वो ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि सियासत अगर आपने करनी है, अपनी वाह करवानी है, अपने चर्चे करवाने, अपना वोट बैंक बढ़वाना है और कोई बात करनी है, तो आप भाई रोड पे निकलो, आप कोई ऑफिस खोलो, एक साइड पे एक बिल्डिंग लो किराए पे, वहाँ पे खोलो। मस्जिद के अंदर बैठ के ये काम नहीं करो यार, मंदिर के अंदर ये बैठ के काम नहीं चलना चाहिए, गुरुद्वारों के अंदर ये काम, जिस तरह इन्होंने कहा कि बिल्कुल वाकई सही बात है, नहीं होना चाहिए। सियासत एक अलग चीज़ है और जो मजहबी रुझानात हैं लोगों के वो एक अलग चीज़ है। अब मज़हब हर बंदे का जो है ज़ाती फ़ेल है। अब कोई सिख है, अगर आप सिख है, ठीक है, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, अगर मुसलमान जाएगा उनके गुरुद्वारे में तो कोई अल्लाह ना करे, मतलब कहने का मसला ये है कि उनके गुरुद्वारे में वो सियासत के लिए गया, लेकिन वहाँ पे उससे कुछ ऐसा काम हो गया जो कि मतलब वहाँ के लिए बहुत बुरा था, उस जगह के लिए, वो पाक जगह है, सीधी बात है।
तो उसके लिए वो बहुत बुरा था। फिर वो नागवारा गुजरे कि यार मुसलमान आया था हमारे गुरुद्वारे में या हिंदू मस्जिद में आ जाए, इस तरह कोई हरकत हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो सियासी लोग होते हैं, सियासी काम होते हैं, ये अलग होना चाहिए, मज़हब अलग होना चाहिए। अब बात दोबारा अगर पंजाब के ऊपर आए तो पंजाब जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना मसले मसाइल का शिकार है, क्योंकि पंजाब के अंदर इस टाइम फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक अलग परेशानी है। ऊपर से आए दिन जो है कभी सिद्धू साहब अपने बंदा सीएम बना देते हैं, कैप्टन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, कैप्टन साहब दिल्ली चले गए, दिल्ली से उन्होंने अहम मुलाकातें की, लोग खदशा भी ये जाहिर कर रहे हैं कि यार बीजेपी में क्या पता कैप्टन साहब चले ना जाए। और मैं समझता हूँ कि जितना डीपली मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कैप्टन साहब की ये कुछ बातें और कैप्टन साहब का इंटरव्यू, मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी जो है वो बीजेपी में जाने का ऐलान करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ही पुराने सियासतदान हैं, जिसे हमारे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं पुराने चावल हैं। तो वो सोचेंगे, देखेंगे, पूरा एनालिसिस लेंगे कि हालात व वाक़यात क्या हैं, उसके बाद वो किसी जमात को ज्वाइन करेंगे या किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। और हो सकता है कि आने वाले अगले पंजाब के इलेक्शन जो हैं वो कांग्रेस अगर हारेगी तो वो हो सकता है कि सिद्धू की वजह से हारे, और अगर जीते तो उसकी वजह भी सिद्धू हो सकते हैं, क्योंकि देखें मुस्तकबिल का किसी को पता नहीं है। अब आज मैंने सीएम पंजाब का एक इंटरव्यू सुना था, जो आज मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिल के आए थे, कल या आज मिल के आए थे, कल मिल के आए थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू जो दिया मीडिया को, उन्होंने कहा भाई मैंने 3-4 मुद्दों के ऊपर बात की, और ये मैंने उन्हें ब्रीफली बताया, इस मुद्दे के ऊपर बात की, फार्मर्स के ऊपर बात की, रिफॉर्म्स के ऊपर बात की। और वैसे भी मतलब सीएम जब कोई भी किसी भी रियासत का कोई बनता है तो उसका पहला काम बनता है भाई वज़ीर आज़म के पास जाए, दिल्ली में जाके वो उनसे मुलाकात करे और अपने ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे बनाए, क्योंकि इनके लिए जो है सेंट्रल की हुकूमत के साथ ताल्लुकात बनाना इन्हीं के फ़ायदे में, क्योंकि सेंट्रल की जो हुकूमत है वो इस टाइम पे पावर में है, आप सूबे की हुकूमत है आपके पास, कांग्रेस के पास। तो मैं समझता हूँ कि यार ये पूरी एक खिचड़ी है पंजाब की सियासत। आए दिन एक नया खुबारा फूलता है, वो फटता है, फिर नया फूलता है। ये एक मतलब एक जंगल है, या ऐसे यूँ कहने के मकड़ी का जाला है, जो मकड़ी बुन भी रही है और पीछे से जो उस घर का मालिक है वो तोड़ रहा है। एक मकड़ी बुन रही है, दूसरा जो है मालिक तोड़ रहा है। ये बहुत ही पेचीदा मामलात हैं, इसमें देखते हैं, वेट एंड सी वाला हिसाब है, वेट करते हैं और देखते हैं कि ये सियासत क्या पंजाब को ऊपर की तरफ लेके जाती है या नीचे की तरफ। हमारी तो दुआ ये है कि यार पंजाब ऊपर जाए, तरक्की करे, लोग खुशहाल हों। जिन खदशात का इजहार इन्होंने किया वो हरगिज़ वो काम ना हो, लोगों में तफरीक, फसाद, किसी किस्म की लिसानी, ज़बानी या फिर मजहबी तौर पे लोग एक दूसरे से डिवाइड ना हो, बल्कि यार मैं समझता हूँ कि आने वाली दुनिया में अगर पंजाब तरक्की करेगा तो इंडिया तरक्की करेगा, क्योंकि सारी मतलब खेती बाड़ी ज़्यादातर पंजाब में, राजस्थान में, इन इलाकों में ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, और पाकिस्तान, इंडिया ज़्यादातर एग्रीकल्चर मुल्क हैं। चलिए इंडस्ट्री भी है, लेकिन पंजाब जो है वो एक अलग वो रखता है, और एग्रीकल्चर वहाँ की, और फार्मर्स तो भाई टोरी जो है फार्मर्स की अलग होती है और लोग होते हैं। चाहे आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर आप चलना फिरना या उसका कोई हाव भाव देखेंगे, और एक फार्मर का जो कि कामयाब फार्मर, जिसे मतलब चौधरी कह सकते हैं गांव का, या बड़ा पंचायत का बड़ा कह सकते हैं, उसकी एक मतलब लेवल ही अलग होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट में को इसमें थोड़ी सी मुदाखलत करके इनके मामलात सुलझाने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट देखे जिसकी भी हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जिसकी भी हो, लेकिन लोगों के अंदर इंतशार, फसाद, लड़ाई झगड़ा किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। जो हालात मैं समझता हूँ पंजाब ने पहले देखें, अब वो हालात नहीं होने चाहिए। तो गाइस ये थी वीडियो। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, अगर किसी का दिल दुखा है मेरे ओपिनियन से, तो भाई मैं मादरत ख्वाह हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप दे सकते हैं। और जो लोग मुझे वीडियोस रेकमेंड करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जाके मुझे वीडियोस रेकमेंड करें, ताकि मैं आपकी बताई हुई वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देता रहूं। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।